सबसे पहले वॉर जोन से आ रही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ये पहली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। खेरसॉन और सूमी में रूस का बड़ा अटैक हुआ है। रूस ने मिसाइल से किए हैं हमले। अगली बड़ी खबर, खेरसॉन में रूस ने 24 घंटे में 90 हमलों को अंजाम दिया है। एक के बाद एक बैक टू बैक हमले हुए हैं। हैवी आर्टिलरी और ग्रेनेड लॉन्चर से किया गया है बड़ा अटैक। इसके अलावा अगली बड़ी खबर ज़पोरिजिया से। ज़पोरिजिया में रूस ने 18 सेटलमेंट पर दागे हैं 95 गोले। रूस ने हमले में ड्रोन का भी किया है इस्तेमाल। अगली बड़ी खबर डोनेट्स्क में यूक्रेन ने आज सुबह कई हमले किए। रूस ने यूक्रेन पर वॉर क्राइम के गंभीर आरोप लगाए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ब्लैक सी में रूस के 4 मिसाइल कैरियर्स एक्टिव हो गए हैं। इन्हीं मिसाइल कैरियर से रात में रॉकेट अटैक को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर, खराब हेल्थ की वजह से लुकाशेंको अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए। और वहीं रूस के टोलियाटी में पेंट फैक्ट्री में धमाका हो गया। संदिग्ध धमाके के बाद 6000 स्क्वायर मीटर इलाके में आग फैल गई। और 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, सीज फायर पर सहमत हुए फिलिस्तीनी आतंकी। इजराइल के साथ 5 दिन से जारी है संघर्ष। तो ये बड़ी 8 ब्रेकिंग न्यूज जिस पर आपकी नजर जरूरी है, एक एक करके आपके सामने आने जा रही है इंफॉर्मेशन वॉल पर। इस वक्त की 8 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो वॉर जोन से सामने आ रही है वो क्या है और कैसे न्यूक्लियर अटैक की जा रही है तैयारी। खेरसॉन और सूमी में रूस का बड़ा अटैक हुआ है। रूस ने 24 घंटे में लगातार बैक टू बैक ग्रेनेड और लॉन्चर से अटैक किया है। हमले में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ज़पोरिजिया में रूस ने 18 सेटलमेंट पर दागे हैं 95 गोले। यह पता चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर वॉर क्राइम के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। देखिए एक के बाद एक बड़ी खबरें। ब्लैक सी में रूस के 4 मिसाइल कैरियर्स एक्टिव हो गए हैं और अस्पताल में जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अस्पताल में मौजूद है कौन? लुकाशेंको। रूस के टोलियाटी में पेंट फैक्ट्री में धमाका हुआ है और सीज फायर पर सहमत। इजराइल के साथ 5 दिन से जारी है संघर्ष और अब सीज फायर पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी आज नजर रहने वाली है। नाटो के हथियारों के गोदाम पर रूस ने बड़ा हमला बोला है। खमेल्निस्की में रूसी हमले में हथियारों का बड़ा स्टॉक तबाह हो गया। रूसी हमले में $50 करोड़ के विदेशी हथियार तबाह हो बर्बाद हो गए। बड़े धमाके से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। तो नाटो के जो बड़े बेस हैं, जो बड़े अड्डे हैं जहां पर हथियार जमा करके रखे गए हुए हैं, वहां अब निशाना बनाया जा रहा है। बेहद बड़े धमाके के बाद बिल्डिंग्स में दरार आ गई है। 21 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और इस धमाके की तस्वीर आप देखिए, दिल दहल जाता है इन तस्वीरों को देखकर। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इन बड़े धमाकों को अंजाम दिया गया है, किस तरह से जो बड़े हथियार के डिपो हैं उनको तबाह किया जा रहा है। पहला जो अटैक हुआ है उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरे धमाके की तस्वीरें आपके सामने हैं जिसके बाद धुएं का जबरदस्त गुबार भी आग के गोले के साथ हमें नजर आता है। तो देखिए अब इस हमले से जुड़ी हुई 3 अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और उन तस्वीरों पर गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमले बहुत ही भीषण अंदाज में सामने आए हैं। देखिए पहला धमाका होता है और आग का कितना जबरदस्त गोला यहां पर नजर आता है। दूर तक हवा में आग का गोला हमें यहां पर दिखाई देता है, लेकिन यहां पर मामला शांत नहीं होता है। दूसरा धमाका होता है। इसके बाद दूसरे धमाके की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी इसी तरह से हाहाकारी नजर आ रही है क्योंकि हथियार और गोला बारूद का यह बड़ा डिपो था जिसे तहस नहस कर दिया गया है। अब देखिए इन दोनों धमाकों के बाद का जो हश्र है वो आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं क्योंकि तीसरी तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार
हर तरफ नजर आता है। देखिए हवा में अगर आप नजर डालेंगे काफी ऊंचाई तक धुएं का ये बड़ा गुबार नजर आता है। ये 3 तस्वीरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी हैं कि यह धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। एक और बड़ी खबर है, खेमेल्नित्स्की में रूसी हमले में लेपर्ड टैंक्स की खेप तबाह कर दी गई। जी हां, जर्मनी वाले लेपर्ड टैंक डेनमार्क, इटली और जापान से मिले हथियारों को भी नष्ट किए जाने की खबर सामने आ रही है। डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की खेप भी नेस्तनाबूद कर दी गई है, बर्बाद कर दी गई है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी यहां पर बनाया गया है निशाना। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब, जिस तरह से अब हथियारों के बड़े बड़े डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी सामने आ रही है? और ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन के हथियार भंडार नहीं बल्कि नाटो के हथियार भंडार सीधे तौर पर रूस के निशाने पर हैं। नहीं, बिल्कुल। और रूस के ये बड़ा ये एक टारगेट सिस्टम जो है, ये बहुत ही अहम टारगेट सिस्टम होगा रूस के लिए, बिकॉज नेटो से बहुत हथियारों की खेपें आ रही हैं और जो काउंटर ऑफेंसिव है उसके पहले वो बर्बाद करना चाहेंगे। ये जो आपने बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक पहला बड़ा एक्सप्लोजन होता है, फिर एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है। इसका मतलब वहां पे एमुनेशन था जो कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन के तौर पे फटा है। और बहुत ही ये तो ऑलमोस्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा दिख रहा है जैसे कि ये हुआ है। लगता है इसमें काफी नुकसान हुआ है हथियारों की खेप का, एमुनेशन का, जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त यूक्रेन को, अगर उसने अपना बड़ा एडवर्टाइज्ड जवाबी हमला करना है। तो ये तो बहुत ही इन धमाकों में कितना नुकसान हुआ है ये भी हम अपने दर्शकों को आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ऑगस्टीन साहब मौजूद हैं। ऑगस्टीन साहब, क्या लेकिन ये कहा जा सकता है जंग के इस मुहाने पर कि क्या वाकई अब लड़ाई आने वाले वक्त में रूस वर्सेस नाटो होती हुई नजर आ रही है या हो चुकी है? क्या है एनालिसिस आपकी? रूस वर्सेस नाटो तो लड़ाई के तीसरे हफ्ते में हो चुका है, क्योंकि जो यूक्रेन के पास आता उसके बाद जो साजो सामान अभी लग रहा है यूक्रेन के वॉर में, ये पूरा नेटो और यूएस का साजो सामान लग रहा है। आप देखिए लेपर्ड टैंक के बारे में हमने इतना बढ़िया कि जब दिनेश सर हुआ करते थे अपने चैनल में, उस समय लेपर्ड टैंक के बारे में हमने खूब जिक्र किया, लेकिन लेपर्ड टैंक वॉर पे आने से पहले खत्म हो गया। और दूसरी बात जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जैसा जो जनरल बख्शी कह रहे हैं, और मेरा पीएचडी सब्जेक्ट भी था ये। जी अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन के तेर्नोपिल में भीषण धमाका हुआ है। धमाके की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है और वही तस्वीर अब टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने आने जा रही है। ये देखिए, ये है वो वीडियो। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी हमला हुआ है, फ्यूल डिपो को यहां पर निशाना बनाया गया और उसका अंजाम क्या हुआ आप इन तस्वीरों के जरिए बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। फ्यूल डिपो को टारगेट किया जाता है और इसे उड़ा दिया जाता है। हर तरफ आग का, धुएं का जबरदस्त गुबार नजर आता है। इस हमले के बाद महाविनाश का मशरूम इसे ही कहा जा सकता है। तो देखिए, रूसी वार जोरदार तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। तबाह होते पश्चिम के हथियार नजर आ रहे हैं और बर्बादी कैसी हुई है, क्या क्या नेस्तनाबूद हुआ है, तबाह हुआ है। ये देखिए, जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक्स, मॉडर्न टैंक्स तबाह हो गए। तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो हथियार दिए जा रहे हैं वो निशाने पर हैं और बड़े पैमाने पर उनकी तबाही हो रही है। डेनमार्क से मिले हथियार और आर्टिलरी भी इस ताजा हमले में तबाह कर दिए गए। और देखिए अगली बड़ी खबर, वॉर जोन में यूक्रेनी हमले का वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाइमार्स से हमला करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। सड़क किनारे मौजूद हाइमार्स से देखिए कैसे हमला किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। सड़कों पर भागती दिख रही हैं प्राइवेट कार्स, निजी गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर चलती हुई नजर आ रही हैं। लोग दहशत में नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क किनारे मौजूद हाइमार्स से किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया है, ये तस्वीरें साफ तौर पर
जाहिर करती। अगली बड़ी खबर, रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन की नजर है। एक एक का रूसी ऑयल डिपो को बनाया जा रहा है निशाना। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से टारगेट को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन को स्टॉर्म मिसाइल मिलते ही रूस में तबाही शुरू हो गई है। ये आने वाले वक्त में जंग और ज्यादा विध्वंसकारी हो सकती है, इसके बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टॉर्म मिसाइल यूक्रेन को मिली है ब्रिटेन से, और ये मिसाइल मिलते ही रूस में देखिए कैसी तबाही शुरू हो चुकी है। तो देखिए, जंग का मिजाज बदल कर रख दिया जाएगा आने वाले वक्त में। जिस तरह से अब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से तमाम लॉन्ग रेंज वेपन दिए जा रहे हैं और यूक्रेन उसका इस्तेमाल कर रहा है। रूस पर कहर बरपाने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया स्टॉर्म शैडो मिसाइल, और इसकी खास बात क्या है, 250 किलोमीटर अंदर घुसकर यह मार कर सकता है। बॉर्डर से 250 किलोमीटर, यह सबसे बड़ी खासियत है। खेरसोन से 250 किलोमीटर दूर क्रीमिया पर आसानी से अटैक कर सकता है यूक्रेन। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी वजह से युद्ध कितना घातक रूप ले सकता है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलिस ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो देने की पुष्टि की। स्टॉर्म शैडो से यूक्रेनी एयरफोर्स लंबी दूरी तक अटैक कर सकेगी, और यही सबसे खतरनाक बात है। जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की लॉन्ग रेंज मिसाइल मांग रहे थे, और अब ये लॉन्ग रेंज हथियार मिल गए हैं यूक्रेन को, और जिसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो तबाही के लिए तैयार है स्टॉर्म शैडो। जी हां, रेंज इसकी 250 किलोमीटर, रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा सोवियत काल के यूक्रेनी फाइटर में फिट हो सकता है। जीपीएस के जरिए जमीन के बेहद करीब आ जाती है। टारगेट पर हमला करने से ठीक पहले ऊंचाई तक जाती है। ऊंचाई तक जाने के दौरान यह टारगेट को लोकेट करती है। यह मिसाइल अपना रास्ता बदलती रहती है, और यही वजह है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में इसे सक्षम माना जाता है। और इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा साहब मौजूद हैं। वोरा साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? आने वाले वक्त में जंग की जो सूरत है वो तो बदल कर रख दी जाएगी, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज सिस्टम की डिमांड लगातार ज़ेलेंस्की कर रहे थे, अरसे से कर रहे थे, लेकिन अब ब्रिटेन दे भी रहा है, ज़ेलेंस्की इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अंजाम क्या हो सकता है इसका? आभारी हूं आपका कि ये मौका मुझे फिर से मिल रहा है आपसे बातचीत करने का। मैंने जनरल बख्शी ऑगस्टीन साहब की भी बात सुन रहा था। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी ठंड है। यूक्रेन में तो बहुत गर्मी हो रही है जंग की, तो इसीलिए अगर आपको लगे कि मेरी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो डिस्टेंस करके है। सर, जो आपका प्रश्न है कि क्या हो रहा है, इससे ये साफ जाहिर है कि जंग और बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा शुरुआत में ज़ेलेंस्की साहब जो है सर्कस के जोकर, उन्होंने कहा था कि मुझे और हथियार चाहिए, तो उनको आर्टिलरी मिली, उसके बाद टैंक्स वहां पे आ गए, उसके बाद अब उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिली है, जिसका जैसे आपने बताया 250 किलोमीटर रेंज है। जी। दुनिया में ऐसी कोई मिसाइल आज तक किसी ने नहीं बनाई जो रूस के बॉर्डर पर जाएगी, कहेगी ओ सॉरी ये तो रूस का बॉर्डर, और फिर यू टर्न करके वापस आ जाए। बकवास करते हैं सर। अगर यूक्रेन ने शुरू कर दिया है हमला रूस के ऊपर, जैसा रूस ने ब्रिटेन को वार्निंग दी थी कि इसका मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा, जो मुझे इस समय लग रहा है सर, एक तो ये जंग दूसरे स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां यूक्रेन को क्षमता मिल गई है कि वो रूसी मेनलैंड पर हमला करे। जो कुछ वो अभी तक मांगता रहा, हाथ जोड़ता रहा, अभी तो वो जर्मनी गया हुआ है। आपको पता है कि ज़ेलेंस्की साहब मिडनाइट को जर्मनी पहुंच गए हैं, वहां पे उनसे कहने की थैंक यू वेरी मच, जो कुछ आप हमको दे रहे हैं, लेपर्ड टैंक, ये वो जो भी आपने दिया है। तो इससे लगता है कि ये जंग एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। अब एक ही चीज बची है ज़ेलेंस्की के लिए कि वो किसी नेटो देश या जो 2-4 देशों से कहे मुझे एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी दे दो, वो मैंने जाके मॉस्को पर फेंकना है। और जो इस समय लगता है मुझे दिमाग खराब हो चुका है नेटो में, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई
उसको कह दे ले, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। नेटो भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा है और जेलेंस्की की डिमांड्स को ना सिर्फ उसे माना जा रहा है, बल्कि जेलेंस्की लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मुकेश कौशिक साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? ये कैसे मुमकिन है? वेस्टर्न कंट्रीज हथियार दे रहे हैं, वो समझ में आता है, लेकिन लॉन्ग रेंज हथियार देकर रूस के सीमा के अंदर हमले की इजाजत देना, ये क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? इसकी कोई फिक्र नहीं कर रहा क्या? समीर, कुछ खबरें इसमें बहुत चौंकाने वाली हैं और कुछ सुखद भी हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज हथियार देना ही नहीं, एक दूसरे के ऑयल डिपो को हमला बनाना, एक दूसरे के मिलिट्री साजो सामान को हमला बनाना। 2 दिन पहले यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव छेड़ा था रूस के खिलाफ, और रूस अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए उस पर जबरदस्त उसके ऑयल डिपो पर हमला कर रहा है। ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन जैसा जो गुब्बार उठता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, क्योंकि वो ऑयल डिपो पर किए गए हमले हैं और उससे जो गुब्बार उठना चाहिए वो उसकी विभीषिका को दिखाते हैं। सुखद बात यह है कि पिछले लगभग 60 घंटे से मैं जो लगातार इस पूरी युद्ध पर निगाह रखे हूँ, उसमें मानव आबादी को निशाना नहीं बनाया गया है और प्योरली मिलिट्री टर्म्स में लड़ाई इस समय छिड़ी हुई है। डिसाइसिव मोड पर जरूर पहुंच रही, जैसे कि वोरा जी कह रहे थे, बख्शी जी कह रहे थे। मैं एक बहस यहाँ पर आपके बीच में छोड़ के जाना चाहता हूँ उससे पहले कि ये क्या हम इसको तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं कहें? क्या उसके लिए हमें किसी इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट का इंतजार करना होगा? क्योंकि सारे नेटो देश शामिल हैं, चाइना से लेकर इंडिया, उसके बाद ईरान। ये बड़ी बात आप मुकेश जी कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ये वॉर चल रही है, युद्ध जैसे आगे बढ़ रहा है, इसे तृतीय विश्व युद्ध क्यों ना कहा जाए। यूक्रेनी फोर्स का रूस पर बड़े अटैक का दावा। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने मार गिराए रूस के 4 विमान, जी हां 4 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए। एक Su-35S, एक Su-34, 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए गए। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहर बरपा रही है रूसी विमानों पर। अब सीधे अटैक किया जा रहा है स्टॉर्म शैडो के जरिए। युद्ध के दौरान एक Mi-8 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यह कहा गया है। ब्रियांस्क में रूस का Su-34 विमान भी क्रैश हुआ। यूक्रेनी हमले में रूसी विमान को नुकसान पर चुप्पी साध ली गई है, यानी ये आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर नहीं माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमले में ये रूसी एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए। और देखिए अब एक बड़ी खबर, युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। जी हां, यूक्रेन में मुश्किल हुई तो रूस के लिए न्यूक्लियर वेपन एक ऑप्शन है, विकल्प है। न्यूक्लियर वॉर पर एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलर कैरिस की ये बड़ी चेतावनी सामने आ गई है। पुतिन इस्तेमाल कर सकते हैं सामूहिक विनाश वाले हथियार। न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयारी रखें वेस्टर्न कंट्रीज, ये कहा गया है कैरिस की तरफ से। ये बड़ा बयान रूस के इरादों को लेकर वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुतिन क्या वाकई कर देंगे न्यूक्लियर अटैक? रूस युद्ध में कमजोर पड़ा तो पुतिन ये फैसला ले सकते हैं, इसके आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एलर कैरिस इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एस्टोनिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस युद्ध में कमजोर पड़ा तो पुतिन ले सकते हैं बड़ा फैसला न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बड़ी बात कही गई है। पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जोर देकर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। एक तरह से तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको वो आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं कि तैयार रहें, यह फैसला भी हो सकता है, तैयारी कर रखें। पुतिन के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है, यह भी कहा गया है एलर कैरिस की तरफ से, जो कि एस्टोनिया के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ मुकेश कौशिक साहब मौजूद हैं। मुकेश जी, किस तरह से लिया जाए इस चेतावनी को? इसके क्या मायने, क्या मकसद आपको नजर आता है और क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जो टेम्पलेट उन्होंने बोला है कि अगर रूस कमजोर पड़ा, तो मुझे लगता है कि वो रूस को मानसिक रूप से कमजोर दिखाना चाहते हैं कि वो कमजोर पड़ रहा है। अदरवाइज पुतिन को किसी ने नहीं रोका है न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने से। वो तो एक चॉइस है और अंतिम चॉइस है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की या किसी भी राष्ट्र की। लेकिन पहले से ही ये बोल देना कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं,
अब वो कमजोर पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो किसी भी ढंग से प्रोजेक्शन देना चाहते हैं कि रूस इस समय कमजोर पड़ रहा है और वो इस समय इस वॉल तक धकेल दिए गए हैं पुतिन कि अब उनके पास परमाणु हथियार जैसा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मुझे नहीं लगता है कि अभी और कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन क्या वाकई दीपक वोरा साहब, अगर आने वाले वक्त में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रशिया की तरफ से किया जा सकता है, सामूहिक नरसंहार की आशंका है, तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए तैयार हैं? वोरा साहब, मुझे जो लगता है कि पश्चिमी देश जो है, खासतौर से पश्चिमी मीडिया और अब एस्टोनिया के राष्ट्रपति ने जो कहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन साहब का मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। ये कहते हैं कि ही इज नॉट इनसेन, लेकिन कुछ पता नहीं किस प्रकार के फैसले लेगा। ये बकवास करते हैं सर। न्यूक्लियर वेपन अगर यूज हुआ, दैट इज द एंड। फिर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है, वो फाइनल वर्ल्ड वॉर है। तो ये सब चीजें जो कहती हैं, छोटा सा पिस्सू सा देश जिसकी 250 की फौज है, एस्टोनिया, मैं तो वहां रहा हूँ, आपका राजदूत रहा हूँ, जो कि इस तरह की बातें करते हैं, इस पे ज्यादा अहमियत मत दीजिए। दूसरा, आपने स्टॉर्म शैडो की अभी बात की है। जहां तक मेरी जानकारी है, जनरल बख्शी साहब, ऑगस्टीन साहब मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, ये तो क्रूज मिसाइल है। इनके साथ हवाई जहाज नहीं मेरा ख्याल गिराए जा सकते। ये तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है। हवाई जहाज से इसको लॉन्च किया जाता है और ये टारगेट पे जाके इम्पैक्ट करती है, प्रिसीजन टारगेट पर ये 250 किलोमीटर की रेंज क्या मतलब है सर? ये 250 किलोमीटर के बाद वो वापस आ जाएगी? मुझे नहीं लगता। दिस इज टोटल नॉनसेंस। और अभी ज़ेलेंस्की साहब जर्मनी में पहुंच गए हैं। सर, एक चीज मुझे नजर आ रही है, बख्शी साहब, ऑगस्टीन साहब और मुकेश साहब, इस जंग में एटीट्यूड्स बिल्कुल बदल चुके हैं, इतिहास सब भूल चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन को हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कई हजार, मिलियन, कई लाख उसके सिपाही मार दिए थे नाजी जर्मनी ने। अब वो जाके कहता है जर्मनी तो हमेशा से हमारा दोस्त है। वो इतिहास भूल गया है तू क्या, सर्कस के जोकर? जर्मनी तुम्हारा दोस्त कभी भी नहीं था, ना रहेगा। इस समय एक कॉमन एनिमी है रशिया, तो उसके साथ आप उसके अगेंस्ट लड़ रहे हो, लेकिन जैसे ही ये पूरा हुआ फिर से आपकी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन ये सही है कि नया फेज वॉर में आ चुका है। नया फेज वॉर में आ चुका है, ये बात सही है। और बहुत कुछ ऐसा है जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आर्कटिक रीजन में रूस की नाटो से सीधे टकराव की आशंका पैदा हो गई है। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत निकोले कोर्चुनोव की चेतावनी, नाटो की कार्रवाई से आर्कटिक में तनाव बढ़ सकता है, यह कहा गया है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस के खिलाफ रणनीति बना रहा है नाटो। आर्कटिक रीजन में सैन्य सुरक्षा को अनदेखा किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहां पर रूस के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा हुआ नाटो नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर, नाटो के खिलाफ रूसी सबमरीन का जाल बिछा दिया गया है। रूस लगातार बढ़ा रहा है समुद्री सैन्य शक्ति। रूस ने 11 न्यूक्लियर सबमरीन का जाल बिछा दिया है। समंदर में न्यूक्लियर शक्ति से लैस मिसाइलों को भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी तैनाती है, ये बड़ा डिप्लॉयमेंट है। पूर्व यूक्रेनी एडमिरल इखोर काबोनेंको ने इसे लेकर चिंता जताई। तो देखिए, इस पर तवज्जो जरूरी है। रूस का समुद्री जाल, नाटो कितना तैयार, अब ये जरा जान लेते हैं, क्योंकि निशाने पर ऐसा लग रहा है कि नॉर्डिक देश हैं। कौन कौन से वो मुल्क हैं जो निशाने पर? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। इसके अलावा देखिए इधर अगर हम आ जाते हैं तो स्वीडन और फिनलैंड आ जाते हैं, और नीचे ये डेनमार्क, ये निशाने पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। नॉर्वेनियन सागर में सबमरीन की तैनाती की गई है, पनडुब्बियां तैनात कर दी गई हैं। हुआ क्या है, 11 में से ज्यादातर सबमरीन यहीं पर तैनात हैं, इसलिए इस रीजन को लेकर बड़े इरादे नजर आते हैं। ब्लैक सी में भी न्यूक्लियर सबमरीनों की तैनाती कर दी गई है, यहां पर भी पनडुब्बियां तैनात कर दी गई हैं। बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर वेसल पहले से मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मकसद क्या है, मोटिव क्या है? नाटो देशों का जोरदार घेराव, नाटो देशों के जोरदार घेराव की बड़ी तैयारी कुल मिलाकर इसे कहा जा सकता है, और इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे साथ मुकेश कौशिक साहब मौजूद हैं। मुकेश साहब, ये तैयारियां क्या बताती हैं? समीर, मुझे लगता है कि नाटो देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी जो समुद्री ताकत है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन रशिया की ओर से लगातार, और रशिया और उनके जो फ्रेंड हैं चाइना, भारत भी उसमें कम नहीं है, उन्होंने समुद्री ताकत को एक मेन स्टे के रूप में देखा है
और नेटो का अब रूस की जो इस सबमरीन ताकत है उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। एक अमेरिका को छोड़ दें तो किसी भी और देश ने समुद्र में उतनी जाल नहीं बिछाया है। ये युद्ध जमीन से शुरू हुआ है और अगर ये पूरा वैश्विक रूप लेगा तो समुद्र तक जरूर जाएगा और रूस इसको समुद्र में ले जाना पसंद करेगा, क्योंकि समुद्र में रूस की ताकत का मुकाबला करने के लिए नेटो उतना तैयार नहीं है जितना वो जमीन पर है। दूसरे बिल्कुल ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समुद्र में ले जाना चाहता है इस युद्ध को रशिया। अवदीवका में रूस के सप्लाई पॉइंट को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी फोर्स ने हाईवे ब्रिज को यहां पर टारगेट किया है। इस वॉर जोन से कुछ बेहद अहम तस्वीरें हमारे पास आई हैं। अवदीवका से डोनेत्स्क को जोड़ने वाली सड़क पर देखिए कैसे हमला किया गया है। ये ताजा हमले का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ब्रिज के नीचे मौजूद हथियारों को तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ा हमला अवदीवका में। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर, बड़े हमले की तैयारी में लगे यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। रूसी सेना को घेरने के लिए ट्रेंच बना रहे इंजीनियरिंग व्हीकल पर अटैक किया गया है। रूस ने ईरानी कामिकाजी ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। किस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया गया, तस्वीरें देखिए। रूस के हमले में यूक्रेन का ट्रेंच बना रही व्हीकल नष्ट कर दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के साथ वॉर में आक्रामक हुआ यूक्रेन। रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का किया गया है दावा। एक दिन में 590 रूसी सैनिकों की मौत का दावा। बड़ा दावा ये, 590 रूसी सैनिकों की मौत, वो भी एक दिन में। क्या यह संभव है? यूक्रेन ने जारी किए रूस के रोजाना नुकसान के आंकड़े। और रूस पर बड़े अटैक की तैयारी में है यूक्रेन। रूस के अंदर अटैक की तैयारी में है यूक्रेन। किसी भी शांति वार्ता से पहले दबाव बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि रशिया को बैकफुट पर लाया जा सके। अपनी योजना पर अमल शुरू कर चुका है यूक्रेन। यह जानकारी भी सामने आ रही है। तो आप देखिए ज़ेलेंस्की के हौसले कितने बुलंद नजर आ रहे हैं। अभी भी रूस पर मेगा अटैक की प्लानिंग की जा रही है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इसी ओर इशारा करती है। मॉस्को से बातचीत से पहले यह दबाव बनाने की रणनीति है जिस पर ज़ेलेंस्की काम कर रहे हैं। यह पता चला है बॉर्डर पर कुछ रूसी शहरों को टारगेट करने की योजना है। रूस के कई शहर निशाने पर लिए जा सकते हैं। कुछ रूसी इलाकों पर कब्जे के बाद बार्गेनिंग का प्लान है। रूस हंगरी ऑयल पाइपलाइन पर भी अटैक की योजना बनाई जा रही है। यूक्रेन अपने प्लान के मुताबिक शुरू कर चुका है ये ऑपरेशन। जी हां, ऑपरेशन शुरू भी हो गया है। पश्चिम से ज्यादा हथियार मिलने के बाद हमले तेज किए गए हैं और इन हमलों का असर साफ तौर पर हम होते हुए देख भी रहे हैं वॉर जोन में। अब तक ज़ेलेंस्की सिर्फ अपनी जमीन पर लड़ने की बात कहते रहे हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर बात इससे आगे जाती हुई नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर, रूसी हमले के बाद पहली बार जर्मनी पहुंचे ज़ेलेंस्की। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से की है मुलाकात ज़ेलेंस्की ने। रूस पर काउंटर ऑफेंसिव के लिए ज़ेलेंस्की की बड़ी तैयारी। तो जर्मनी में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से उनकी हुई है मुलाकात। रूस पर काउंटर ऑफेंसिव के लिए क्या ये ज़ेलेंस्की की यूक्रेन की बड़ी तैयारी है। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के लिए जर्मनी ने किया भारी भरकम पैकेज का ऐलान। देखिए ज़ेलेंस्की पहुंचते हैं और बड़ा फायदा होता है। 2.7 पाउंड बिलियन का मिलिट्री पैकेज यूक्रेन को देगा जर्मनी। यह पता चला है वॉर शुरू होने के बाद जर्मनी से सबसे बड़ी ये सैन्य मदद मानी जा रही है। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हम मदद को लेकर गंभीर हैं, हम जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। तो आखिरकार जर्मनी ने वो कर दिया जिसके लिए पहले नानुकुर नजर आ रही थी। जर्मनी से यूक्रेन को सबसे बड़ा पैकेज मिला है 2.7 बिलियन का। ये बहुत बड़ा पैकेज है। अब आप देखिए इसमें है क्या। मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें तो लेपर्ड टैंक 30 दिए जाएंगे।
A5 टैंक इनकी संख्या 1 है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर 20 मिलेंगे और कॉम्बैट व्हीकल 100 दिए जा रहे हैं जर्मनी की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी मदद है यूक्रेन को, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर भी 18 दिए जा रहे हैं, अटैक ड्रोन 200 दिए जा रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है। जीडी बख्शी साहब, पहले तो जर्मनी खुद एनर्जी संकट का सामना कर रहा था, मदद कितनी दी जाए कितनी ना दी जाए, जर्मनी में ही इसे लेकर विरोध भी हमें देखने को मिल रहा था, और अब इतनी बड़ी मदद। देखिए, मदद बड़ी है लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि वो वॉर का स्केल टिल्ट कर दे। अच्छा, देखिए, जर्मनी को अभी तक वहाँ पे लोगों में बड़ा आक्रोश है। वो नहीं चाहते, क्योंकि सारा जो उनकी इकोनॉमी है वो तबाह हो गई है। जो सस्ता उनको मिल रहा था ऑयल और गैस, जिस पे उनकी इकोनॉमी इतने आगे थी, वो सब ख़त्म हो गया है। और जो रूस ने जो पाइपलाइन बिछा रखी थी नॉर्ड स्ट्रीम 2 की, वो भी अमेरिका ने साबोटाज कर दी है। तो इसके चलते जर्मनी में रोष तो बहुत था। किस्मत अच्छी है कि इस साल विंटर ज़्यादा सीवियर नहीं थी, इसलिए नहीं तो ये आक्रोश और ज़्यादा बढ़ जाता। अब जब ये हालत थोड़ी ठीक हो गई है, गरमाइश पे आ गए हैं, मौसम ठीक हो गया है, तो जर्मनी ने एक बड़े हथियारों की खेप दी है। क्योंकि यूक्रेन दुनिया भर को कह रहा है कि वो बड़ा भारी काउंटर ऑफेंसिव करने वाला है और उसके चलते हथियार मांग रहा है कि मुझे दिए जाएं। अब उसको मिल भी रहे हैं, लेकिन मेरी सोच में, मेरे एनालिसिस में 30 लेपर्ड टैंक, 15 चैलेंजर टैंक, 10 एब्राहम्स टैंक, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस के तो हजारों टैंक इसके बराबरी के वहां मैदान जंग में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप कह रहे हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। रूस पर पश्चिम से मिले हथियारों से प्रचंड प्रहार किया गया है। यूक्रेन लगातार रूसी वेपन्स को निशाना बना रहा है। अब रूस के एंटी एयर तुंगुस्का को यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया है। फ्रांस से मिले सीजर आर्टिलरी सिस्टम से यूक्रेन ने यह ताजा अटैक कैसे अंजाम दिया, तस्वीरें देखिए। बाखमुत में यूक्रेनी फौज की बहुत बड़ी बढ़त। बाखमुत में कई हिस्सों को रूस के कब्जे से लिया गया वापस। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो बाखमुत में हुआ है। बाखमुत में रूस की ब्रिगेड के साथ टैंक को नष्ट किया गया। बाखमुत में 24 घंटे के अंदर रूस के कई T-90 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। तो बाखमुत से ये बहुत बुरी खबर रूस के लिए सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना एक बार फिर बाखमुत में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो पूरे बाखमुत पर कब्जे की लड़ाई में आगे निकलता नजर आ रहा है यूक्रेन। जी हां, ये हुआ है बाखमुत में एक साथ कई फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की बढ़त। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस का रूस के कब्जे वाले इलाके पर फायरिंग, हमले के बाद रूसी सैनिकों के पीछे हटने की रिपोर्ट सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले तक क्या कोई सोच सकता था कि बाखमुत से रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन अब ये होता नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर, बाखमुत को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। रूस से 17.3 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने छुड़ा ली है, वापस ले ली है। ये यूक्रेन ने देखिए दावा कर दिया है। यूक्रेनी मिलिट्री के अधिकारियों ने यह बड़ा दावा किया है। और देखिए बाखमुत में आमने सामने की लड़ाई की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की फायरिंग का वीडियो अब TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा वो वीडियो। यूक्रेन T-आर्म्ड फोर्स से बचाते दिख रहे हैं अपने फ्रंट लाइंस। बाखमुत में हथियारों की कमी की वजह से पीछे हट रहे रूसी सैनिक। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आमने सामने की जंग बाखमुत में एक बार फिर देखने को मिल रही है। तो वो बाखमुत जहां 95% इलाकों पर कब्जा हो गया था रशिया का, एक बार फिर यूक्रेनी फौज यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कांटे की टक्कर देती हुई रशियंस को नजर आ रही है।